हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा अर्गंट। आज का हमारा ये जो सेशन है, हम एक्साइज कांस्टेबल के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और बाकी का जो रेस्ट 40 बचेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। हाँ, जितने ही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अभी जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ ना, आप देखना, जो मैं जो 50 या 60 क्वेश्चन में पॉइंट्स दे दूंगा आपको, उससे आपका आगे का जो 40-50 क्वेश्चन आ रहा है, 120 का स्लॉट है ना, टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एक्साइज या फील्ड वर्कर में। ठीक है, उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता में मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। जितने मैंने पॉइंट्स दिया है, आप देखना, इसी पॉइंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आगे वाले ही निकल जा रहे हैं। और आज जो मैं अभी 50 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ, इसमें मैं जो पॉइंट्स दूंगा ना, इससे 5 से 10 क्वेश्चन और पकड़ में आ जाएंगे। मतलब ट्रस्ट मी, आप पूरे लेक्चर को देखो, मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ देखना कि कैसे ऑप्शन से भी नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो ना, ट्राई टू ऑल्सो ग्रैब द ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या पूछे, बहुत बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जितना शेयर करना चाहते हो करो, ताकि बाकी लोगों को भी पढ़ाई का लाभ मिल सके। लेट्स बिगिन आवर सेशन। जो लोग ऐप को डाउनलोडिंग किया, हमारे झारखंड को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं, एक्साइज और फील्ड वर्कर दोनों को उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। आपको रात में एक झारखंड का भी लेक्चर मिलेगा और खोटा भी मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो पैरेलली बहुत सारे क्लासेस चलते जाएंगे। किसी कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप ऐप या कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने लगभग बात कर ली थी। हमने आपको बोला था कि एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कवर करने का, जिसमें बहुत बच्चे जो है फंसेंगे, वो कौन सा है? वो ये वाला पोर्शन है, पेपर थर्ड है। इसमें से कल हमने झारखंड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसमें 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। 20 बच गए थे, तो अभी हम पहले 20 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैथ्स के ये 10 वाला सेगमेंट को उठाएंगे, फिर हम चलेंगे इसके, ठीक है, इसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे आपको पता चलता भी जाएगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। इज इट मॉडरेट, इट इज ईजी, इज इट ईजी और इज इट टू हार्ड। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिपरेशन भी किस लेवल पे रखना है। तो चलिए हम चलते हैं, अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि क्वेश्चंस इज नॉट विजुअल प्रॉपर्ली, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चंस को इलाज कर दिया। एक्चुअली क्वेश्चंस मिल भी नहीं रहे थे, पीडीएफ को निकालना पड़ा कहीं मुश्किल से। मैंने क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया। आई होप अभी आप लोग को दिस विल बी विजिबल। ठीक है, सभी लोग को दिख रहा होगा। और थोड़ा जूम करके भी देख लेना यार, क्वेश्चन जैसे थे मैं निकाल कर लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग। बोला है कि ये जो ऑप्शन है 4, और हाँ, बेचित्रा, जादोपतिया, लहसुआ, ठीक है, और संथाली विधि चित्र, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन पेंटिंग का स्टाइल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तो ये देखो क्या लिखा, विधि चित्र, चित्र, यहाँ दोनों तो आ ही गया है। निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है भाई, दो तो चित्र के नाम से ही है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ऐसे ही काट दो। ठीक है, मतलब उराव विधि चित्र और संथाली विधि चित्र हटा दो। अब देखो जादोपतिया और लहसुआ, इसमें से लहसुआ जो है ना, दिस इज द राइट आंसर। लहसुआ क्या है? ये एक फोक डांस है। ठीक है, फोक डांस है। ठीक है, ये एक नृत्य की शैली है। क्या है? ये एक नृत्य की शैली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन 32 को देखते हैं। झारखंड ओन्स अबाउट फिल इन द ब्लैंक ऑफ द टोटल मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि झारखंड जो है भारत के समग्र खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत रखा हुआ है। बार बार मैंने बताया। अच्छा देखो, ठीक इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 40% इंडिया का मिनरल रिजर्व कौन रखा हुआ है? झारखंड रखा हुआ है। रखने की वजह से इसको क्या बोला था? रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रूर, हिंदी में भी रूर ही बोलते हैं। रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर मैंने बता रखा है कि जर्मनी के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट फिलिया करके एक जगह है, उसमें एक सिटी है रूर, जहाँ पे मैक्सिमम जर्मनी का इंडस्ट्रियल सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ मिनरल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, खासकर कोल के। तो सेम प्रोस्पेक्टिव में देखो, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 40% वाला आ गया जो मैंने पॉइंट्स बताया था। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कि झारखंड ओन्स अबाउट कितना खनिज संसाधन अपने आप में समेटे हुए? 40% ऑफ टोटल इंडियाज मिनरल वेल्थ। भारत का टोटल जो समग्र कुल खनिज संसाधन, उसका 40% समेटे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे हो। झारखंड है 26% ऑफ इंडियाज रिजर्व। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि झारखंड में भारत का निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। अब देखो, मैंने पहला क्वेश्चन जो डील किया था, कौन सा? हमने जब इस क्वेश्चन को डील किया था,
ये वाला, कि झारखंड कितना प्रतिशत स्टील का उत्पादन करता है। ठीक है, इसी मैंने आपको 4-5 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट दिया था कि 40% मिनरल रिजर्व है, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 32 था, देखा आपने। 33 में पूछा कि कितना परसेंट, 26% जो रिजर्व वो किसका है। मैंने आप लोग को बताया था कि कोल का रिजर्व कितना है झारखंड के पास, लगभग 27 पॉइंट समथिंग है। आयरन ओर का रिजर्व कितना है, 26% है। कॉपर का कितना है, मैंने बताया था 18.5% है। और बॉक्साइड का कितना है, 6% है। देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन में मैंने 5 पॉइंट दिया था, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया, हुआ ना, दिस वन एंड दिस वन। 26% किसका है भाई, आयरन ओर का, आयरन ओर का। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ोगे, थोड़ा सा ऑप्शंस को देखोगे, तो यू विल बी एबल टू जज कि भाई इससे आगे प्रश्न निकलते हैं। दिस इज वे हाउ यू आर सपोज टू स्टडी, इसी यही तरीका है पढ़ाई करने का। तो हमेशा थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी थोड़ा टैकल करना है, और उससे जुड़े हुए इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं उसको भी देखना है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न उसी से निकल गए। ठीक है, तो बोल रहा है कि झारखंड में 26% किस चीज का रिजर्व है भाई, आयरन ओर का रिजर्व जो है 26% है। चलो बाकी तीनों को मैंने डिस्कस किया था, इसको भी लिख लेते हैं। कोल कितना है, 27.2 या 3 के आसपास है। कॉपर कितना है, 18.5 है। और बॉक्साइट कितना है, 6% है। देखो अभी इसका पूछ लिया, हो सकता है इन लोगों में से किसी का पूछ ले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन ओर। लोह अयस्क, लोह अयस्क जो है वो लगभग 26% के आसपास झारखंड में मौजूद है। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 देखो, एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड स्टेट इज। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। आपसे पूछा गया है 2011 में जो सेंसस हुआ, लास्ट सेंसस तभी हुआ, उसका हुआ नहीं है, तो 2011 में जो सेंसस हुआ उसके हिसाब से आपसे पूछ रहा है कि झारखंड का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो पार्डन मी फॉर दैट। तो क्या होगा, सही उत्तर क्या है, 66.41%। अगर आप झारखंड की साक्षरता दर को देखेंगे वो कितना है, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा मिटा के, झारखंड की साक्षरता दर है 66.41%। ठीक है, लेकिन ये तो ओवरऑल लिटरेसी रेट हुई। अगर आप मेल की स्पेशली पूछ लो, क्योंकि वो भी पूछता है फीमेल का, तो वो मैं बता रहा हूं। देखो झारखंड में जो मेल का, पुरुषों का साक्षरता दर है वो लगभग आपका हो जा रहा है 76% के आसपास। ठीक है, और फीमेल का कितना है, फीमेल का है लगभग 55.2 या 3 के आसपास है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये जो 76 है ये मेल का है, और यहाँ 55 तो नहीं है, बट आप याद रखो कि फीमेल का कितना, लगभग 55.2 या 3 के आसपास है। दिस इज द 66.4 इज ओवरऑल लिटरेसी रेट। ठीक है, कि साक्षरता दर ओवरऑल। लेकिन अगर आपसे पुरुषों का पूछे तो 76, और अगर महिलाओं का पूछे तो 55.2 या 3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 66.41। नाउ 35 को देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन 35 को देखो, बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, क्या स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। बेमेल, तो भाई पहले देखते हैं कि मेल किस चीज में मिला के दिया है, फिर हम बेमेल ढूंढेंगे। भाई फॉल्स की बात की है, जलप्रपातों की बात। ठीक है, किसकी बात है, जलप्रपातों की बात है। दसम जलप्रपात, सदनी, जौना, पंचघाघ। देखो जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम हुआ कब, 2019 में। ये क्वेश्चन वैसे तो सही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। आप जब ऑड वन आउट पूछते हो तो कोई 3 जलप्रपात एक जगह पे होंगे, एक चौथा जो होगा अलग, वही हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि आपने ऑड ही हमसे पूछा है। ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो देखना ध्यान से। देखो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहते हैं। रांची में आपको देखने को मिल जाएगा दसम, फिर आपको मिल जाएगा जोना, फिर आपको मिल जाएगा गौतम धारा, फिर आपको मिल जाएगा हुंडरू। ये 4 जलप्रपात जो हैं, ठीक है, जिसको आप वाटरफॉल्स बोलते हो, ये आपको देखने को मिल जाते हैं रांची में। अभी हम उत्तर पर नहीं आ रहे हैं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, इसको समझना। तो दसम और जौना तो रांची में चलेगा भाई, आ गया ना। देखो ये दसम आ गया, ये जोना आ गया। अब चलते हैं दूसरा, अब हम बात करते हैं सदनी का।
ठीक है। अगर आप गुमला को देखोगे तो गुमला में भी आपको मिल जाएगा। सदनी जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है। ठीक है। हापड़ भी गुमला में है। अब प्रेम घाघ भी गुमला में है। प्रेम घाघ, ये 3 जलप्रपात आपको गुमला में दिखेंगे। कौन कौन? सदनी, हापड़ और प्रेम घाघ। अब हम सदनी भी हमारा कवर हो गया। अब हम पंचघाघ पे चलते हैं। ये प्रेम घाघ है, ध्यान रखना, पंचघाघ नहीं है। ठीक है। अब हम खूंटी को देखते हैं। खूंटी को देखते हैं। खूंटी में क्या है? तो खूंटी में तुम्हारा है ये पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो खूंटी में है। अब बताओ, तीनों तो अलग अलग लोकेशंस के हैं, तो भाई उत्तर कैसे निकाला जाएगा? देखो, जो प्रश्न पूछने वाला था उसके इंटेंशन पे चलते हैं भाई। उसकी दिली इच्छा थी क्या, क्वेश्चन बना क्या? ठीक है। आपको पता है कि खूंटी जो है कभी रांची का पार्ट हुआ करता था, आपको पता है? 2007 में खूंटी रांची से टूट के अलग हो गया। तो अब अगर ऐसा हम मान लें कि अभी भी खूंटी रांची में है, तो दशम जौना, दसम जौना और ये पंचघाघ, ये सब रांची के अंदर आ जाते, अभी है नहीं। ठीक है। तो द इंटेंशन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन वाज, जो क्वेश्चन सेट कर रहा था उसके दिमाग में था भाई खूंटी स्टिल ए पार्ट ऑफ रांची, बट 2007 में तो अलग हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दसम, जोना और पंचघाघ ये तीनों पहले रांची में ही थे, बाद में खूंटी बना तो पंचघाघ खूंटी में चला गया। तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाता सदनी, क्योंकि रांची में दसम हो गया, जोना हो गया, पंचघाघ हो गया, तो सदनी गुमला में चला गया। तो लोकेशन के हिसाब से, यही तो बोला ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से सदनी जो है गुमला में चला आता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदनी इज द राइट आंसर। सदनी सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है। होता भी अगर खूंटी टूट कर नहीं बनता। और अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके दिमाग में चला गया होगा, याद कर लो। रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं। दशम, जोना, हुंड्रू, गौतम धारा, चारों वहां देखने को मिलेंगे। पंचघाघ यू आर गोइंग टू सी इन खूंटी, द रेस्ट सदनी, हापड़ एंड प्रेमघाघ दैट यू आर गोइंग टू सी इन गुमला। ठीक है। तो दिस इज इट, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब इसी में से कोई क्वेश्चन उठा के फिर से पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन में 36 को देखते हैं। बोला है कि झारखंड इज बॉर्डर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन द नॉर्थ। बोला नॉर्थ में झारखंड किससे? ठीक है। झारखंड उत्तर की सीमाओं से लगा हुआ है। झारखंड के उत्तर में, ठीक है, क्या है, किससे सीमा लगती है, वही आपको बताना है। देखो, आपको पता होगा, मान लिया जाए ये झारखंड है, तो नॉर्थ में हो जाता है बिहार। ठीक है। ईस्ट वेस्ट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रह जाए चीजें। साउथ में आपका हो जाता है उड़ीसा। ईस्ट में आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट में हो जाता है छत्तीसगढ़। एकदम यहां इस कॉर्नर पे, ठीक है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाता है? यूपी हो जाता है। इससे लिंक करता है तो गढ़वा, इससे लिंक करता है गढ़वा जिला से। ठीक है। तो आपसे पूछा नॉर्थ में क्या है भाई, उत्तर तो हमारा हो जाएगा बिहार। अब एक चीज और जानने लायक है कि कितने कितने जिलाओं से टच करती है बिहार? 10 10 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल 10, उड़ीसा 4, छत्तीसगढ़ 4, यूपी 1। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन कुछ ही पूछेगा, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, कितने जिलाओं से टच करता है, यूपी किससे टच करता है, सब चीज का आंसर यहाँ मिल गया। ठीक है। तो झारखंड इज बॉर्डर्ड, नॉर्थ में क्या है भाई, तो नॉर्थ में हमारा हो जा रहा है बिहार इज द करेक्ट आंसर। 37 देखते हैं। द फेमस 167 किलोमीटर सिंहभूम ट्रस्ट जोन, द स्टोर हाउस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट मिनरल्स ट्रेवर्सेस। बोल रहा है कि जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है नामक जो विख्यात 167 किलोमीटर के आकार का ये जो महत्वपूर्ण खनिजों का, ठीक है, ये जो जगह है, ये किस किस को कवर करता है? पहले आप जान लो, बाद में सब बटा। पहले सिंहभूम एक ही था, सिंहभूम एक ही था। और आपको पता है कि झारखंड में अंग्रेजों ने प्रवेश कहाँ से किया था? आपको पता है कि सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से हुआ था, इसी तरफ से हुआ था। ठीक है। ये एक अलग प्रश्न है जो बार पूछा था, याद रखना है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ था? सिंहभूम के साइड से हुआ था। पहले सिंहभूम पूरा एक इलाका था, बाद में क्या कर दिया हमने, ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में तोड़ा, वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में तोड़ा, और सरायकेला खरसावान में तोड़ दिया। तो सिंहभूम को 3 टुकड़ा किया हमने, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट और एक है सरायकेला खरसावान।
ये तीनों को मिला के सिंहभूम ट्रस्ट जोन बनता है, जो लगभग 167 किलोमीटर का एरिया को कैप्चर या कवर करता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। बोला बोकारो इज फेमस फॉर स्टील प्लांट विच इज द बिगेस्ट इन एशिया एंड इज बिल्ट फ्रॉम द हेल्प ऑफ। बोला कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए, बोकारो जो है इस्पात संयंत्र के लिए एक मशहूर शहर है, ठीक है, भारत में, जो एशिया का सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता, किस दूसरे देश की कंट्री की मदद से बनाया गया है? चलो एक पॉइंट इसमें मैं ऐसे बोलता हूँ, याद रखना, क्योंकि आई डू बिलोंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जुड़ाव रहा है काफ़ी। इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें जो बनी है ना वो रशिया के हेल्प से बनी है। मैक्सिमम इंडस्ट्री जो सेटअप हुए हैं और रशिया के प्लान पे चलते हैं। स्टिल उनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। अगर आप कभी पढ़ाई लिखाई करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से चले गए और आप जाकर बोल दोगे कि सर आपका मान लो पावर प्लांट है, कि सर आपके पावर प्लांट में 50% की एफिशिएंसी है, ये तो बहुत पुराने मॉडल पर डिजाइन, सर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं ना, 52% कर देता हूँ मैं, 5% बढ़ जाएगा। वो अपने सेटअप में कोई चेंजमेंट नहीं करने देंगे तुम्हें जल्दी, जो बना है उसी पे चल रहा है। अब मैक्सिमम इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो रशिया की मदद से बना है, रशिया की मदद से बना, ध्यान रखना। चलो हम इस पॉइंट पे अब हम आते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया, ध्यान रखना कि मैक्सिमम जगह रशिया ने भारत को इंडस्ट्रियल सेटअप में हेल्प किया है, चाहे वो क्या कहते हो प्रोसेस में हेल्प किया हो, कमीशनिंग में हेल्प किया हो, आइडियाज़, प्लांट प्लानिंग, जिसमें भी हो मैक्सिमम जगह हेल्प करा है। ये पूछा कि बोकारो को किसने हेल्प किया है? सही उत्तर क्या है? यहाँ पे रशिया है, कहीं नहीं है। ऑप्शन क्या है? सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। अब देखो जो समझने वाली बात है उसको समझना ये है कि अगर आप बोकारो की बात करते हो, अगर आप बोकारो की बात करते हो तो ये बना कब? ठीक है, सोवियत यूनियन है ऑप्शन में, रशिया है ही नहीं। इससे पहले एक पॉइंट और समझो। सोवियत यूनियन एक बहुत, मतलब एक समय ऐसा था ना कि अमेरिका को मोस्ट पावरफुल नहीं बोला जाता था। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन है, वो पावरफुल था। बाद में ऐसा बोला जाता है कि भाई अमेरिका और बाकी कुछ कंट्रीज ने षड्यंत्र करके इसको तोड़ दिया। अब सोवियत यूनियन टूटा तो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। सोवियत यूनियन टूट के 15 अलग अलग देश बने, जिसमें आपको अजरबैजान है, अर्मेनिया है, एस्टोनिया है, लैटविया है, मोल्डोव है, ठीक है। इसके अलावा कजाकिस्तान होगा, फिर बगल में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है ना, यूक्रेन और रशिया भी उसी से बना। तो सोवियत यूनियन को 1991 में, ये लगभग 25 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है और 15 अलग अलग देश बनते हैं, जिसमें मैंने बोला अजरबैजान, एस्टोनिया, लाटविया, मोल्डोव, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब बने, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो उस समय तो भाई, और ये प्लांट कब बना? ये बना 1964 में। ये बना कब? 1964 में। तो बोकारो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया गया 1964 में, यूनियन टूटा 91 में। तो अभी आपको रशिया नहीं मिलेगा देखने को, आपको उसमें ऑप्शन में सोवियत यूनियन ही देखने को मिलता है। और ये भारत का पहला इंडिजिनस स्टील प्लांट है, पहला स्वदेशी, फर्स्ट इंडिजिनस। ये भी पूछता है कभी कभार, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान देना कि विच इज द फर्स्ट इंडिजिनस स्टील प्लांट ऑफ इंडिया। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है, इसको बीएसएल भी बोलते हैं। फर्स्ट इंडिजिनस, फर्स्ट इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब आप समझते हो ना, स्वदेशी, ठीक है। अब जब स्टील प्लांट की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा टिस्को की बात कर ले। टिस्को कब बना? 1907, इसको बस याद रखना। टिस्को कब बना? 1907, ठीक है। टिस्को कब बना? 1907 में, ओके, ठीक है। तो उत्तर पता चल गया। बोकारो स्टील कब बना? 1964 में। किसकी मदद से? सोवियत यूनियन की मदद से। बाद में सोवियत यूनियन 25 दिसंबर 1991 को कोलैप्स करता है, 15 नए कंट्रीज बनते हैं। उसी में 15 नहीं बने थे, बाद में फिर कुछ और टूट के बने, ठीक है, मैंने बता दिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोवियत यूनियन। तो रशिया मत खोजने लगना, दिमाग में रखना है इस चीज को। अब 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निरांबर एंड पीताम्बर शाह, बोथ ब्रदर्स हु क्रिएटेड हैवॉक फॉर ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, वेयर द लीडर्स ऑफ द। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। आपसे ट्राइब्स पूछा है कि नीलांबर और पीताम्बर जो थे वो किस जाति से, किस जनजाति से बिलोंग करते थे? सही सीधा उत्तर है खरवार ट्राइब्स। ये किससे होगा? खरवार से होगा।
कहाँ से बिलोंग करते थे? पलामू से बिलोंग करते थे भाई, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। घर से थोड़ी दूरी पे तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीलांबर एवं पीताम्बर जी जो हैं ये पलामू से बिलोंग करते थे, खरवार जनजाति से बिलोंग करते थे, और चेरो राजा के साथ मिलकर इन्होंने 1857 की जो लड़ाई थी वो साथ में लड़ी थी। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना फेमस क्यों हुए? क्योंकि गोरिल्ला वारफेयर नीति अपनाते थे। डू यू नो व्हाट इज गोरिल्ला वारफेयर नीति? गोरिल्ला वारफेयर, और छुप के जो नहीं होता है, छुप के अटैक करने वाला। आप जंगल में छुप के बैठे हो, अब अंग्रेज का टुकड़िया है, आप धावा बोल दिए, उसको समझ ही नहीं आया भाई। तो गोरिल्ला वारफेयर नीति ये अपनाते थे, याद रखना, इसके लिए फेमस थे। अब चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री, बोला कौन सा जिला है जो स्टोन, ठीक है, और पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए फेमस है? सही उत्तर क्या होगा? पाकुड़। क्या होगा? पाकुड़। इसको याद कर जाओ, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 41, अब बोला लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विद इन, बोला कि लावालंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। किसके भीतर है? चतरा के भीतर। लावालंग किसके भीतर? चतरा के भीतर है। कब बना था? 1978 में। कितना किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करता है? 207 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचोगे सर आप एरिया क्यों बता रहे हो? ऐसे याद करेंगे क्या करना होगा? पिछले बार का जेपीएससी का प्रश्न में उठा के देखो, या सीजीएल का, तो उन लोग पूछ लेते हैं इतना कितना एरिया कैप्चर किया हुआ है, लावालंग कितने एरिया में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप याद रखना कि जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हो, दो चीजें याद रखो, कब बना था और कितना एरिया कैप्चर करता है। कौन जीव जंतु है, तो तीसरा प्रायोरिटी में रखना कि कौन सा जीव जंतु पाए जाते हैं। एक तो भाई कब बना, कहाँ स्थित है, और कितना स्क्वायर किलोमीटर में है। प्लीज इतनी चीजों को याद रखिएगा। लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चतरा में 1978 में बना, 207 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करता है। 40 पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ झारखंड विटनेस प्रेसिडेंशियल रूल ब्लैंक सिंस इट्स फॉर्मेशन, बोल रहा है कि झारखंड राज्य को कितनी बार निर्माण होने के बाद, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया था, उसके बाद कितनी बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा? कितनी बार लगा? 3 बार लगा था भाई। कब कब लगा? एक बार लगा 2009 में, फिर लगा 2010 में, और फिर लगा 2013 में। तो झारखंड निर्माण के बाद से अभी तक झारखंड में 3 बार प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है, 2009, 2010, 2013। तो प्लीज कीप इन माइंड, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। दिस इज द करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं। बोला कल्टिवेबल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड चूज करो। बोला कि झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र, झारखंड राज्य में आपको पता है टोटल क्षेत्रफल झारखंड का, ठीक है, तो भाई ये बोल रहा है कि कितना लाख हेक्टेयर जो है कृषि योग्य क्षेत्र है? कितना? 38 लाख हेक्टेयर। सीधा याद करो, फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है। 48 लाख हेक्टेयर, जो कि लगभग 22.5 से 23% के आसपास कल्टिवेबल एरिया है। याद रखिएगा, 22.5 से 23% के आसपास कल्टिवेबल एरिया है, कृषि योग्य क्षेत्र झारखंड में है। 44 को देखते हैं। झारखंड एग्रीकल्चर परफॉर्म्स, बोलता है कि झारखंड में कृषि का प्रदर्शन कैसा है भाई? राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊंचा है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर है, राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर है। नहीं भाई, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जो 30 का, मैंने पार्ट 1 दिया, तो वहां मैंने बताया था कि झारखंड में ना ही इनएडिक्वेट, मतलब एक तो इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज अच्छे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो और मैक्सिमम डिपेंडेंसी किस पे है? नेचर पे है, कि भाई बारिश होगी तो अच्छा फसल होगा। तो टेकिंग ऑल दिस फैक्टर्स इनटू अकाउंट, व्हाट यू विल सी कि जो झारखंड में कृषि का प्रदर्शन दैट इज बिलो एवरेज ऑफ द नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 द करेक्ट आंसर, फार बिलो द नेशनल एवरेज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शेयर ऑफ कल्टिवेबल लैंड यूज्ड फॉर कैश क्रॉप, देखो यहां पूछा था कि कल्टिवेबल एरिया है कितना? 38 लाख हेक्टेयर, लेकिन ये यहां पूछ दिया कि कैश क्रॉप के लिए कितना कितना कल्टिवेबल लैंड परसेंटेज में बताओ जो यूज होता है। तो बोला चूज बेस्ट आंसर। कैश क्रॉप आप समझते हो? पहले कैश क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? नगदी फसल। वैसा फसल जिसको आप उत्पादन करते हो बेचने के हिसाब से, प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे कॉफी, ठीक है, पोटैटो, शुगर कैन, ये सब क्या है? कॉटन, ये सब क्या है? कैश क्रॉप्स है, ठीक है, कॉटन, कॉफी, ठीक है, पोटैटो, शुगर केन। तो वैसे फसल जिसको आप पैसा कमाने, प्रॉफिट कमाने के लिए उत्पादन करते हो, वो हो जाता है आपका कैश क्रॉप, नकदी फसल। भाई
टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज लगभग 5% का झारखंड का कल्टिवेबल लैंड जो है, कृषि योग्य क्षेत्र है, उसमें से 5% को हम यूज करते हैं कैश क्रॉप के लिए। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 5% इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 46 को देखो, ये बोल रहा है सौभाग्य योजना लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर रघुवर दास इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग ब्लैंक टू ऑल विलेजर्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ झारखंड। बोला कि एक सौभाग्य योजना का लॉन्च किया गया था, रघुवर दास जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बोल रहा है कि कहाँ से, मतलब क्या बोला, व्हाट इज द क्वेश्चन, इसका एम क्या था? ये जो सौभाग्य योजना है इसका उद्देश्य क्या था? एम पूछा है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भाई घर घर बिजली पहुंचाओ। उद्देश्य क्या था? बिजली पहुंचाना। लॉन्च कहां से हुआ था? पाकुड़ से हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। ठीक है, पाकुड़ से सौभाग्य योजना 2017, घर घर बिजली पहुंचाना, दैट वाज द मेन एम, उद्देश्य। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। ये 47 देखो, चुट्टूपालू वैली नोन एज ललकी घाटी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बोला चुट्टूपाली वैली जिसको ललकी घाटी भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है भाई? है कहाँ? रामगढ़ में। चलो उसकी थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। आपने झारखंड में शेख भिखारी का नाम सुना होगा, टिकैत उमराव सिंह का नाम सुना होगा, टिकैत घासी सिंह का नाम भी सुना होगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि अंग्रेज जब राजा महाराजाओं पे कब्जा करने के लिए अटैक कर रहे थे, तो अंग्रेज का एक सेना जो है ना, वो एक टुकड़ी रामगढ़ आ गई थी और वो रांची पे अटैक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में आपकी चुट्टूपैली वैली पड़ती है। अब चुट्टूपैली वैली पड़ती है तो सोचे कि हम इसी घाटी से क्रॉस करके रांची थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे और अटैक करके कैप्चर कर लेंगे। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा, बट एक भिखारी टिकैत उमराव सिंह और टिकैत घासी सिंह ने मिलकर चुट्टूपैली वैली में ही उनको रोक लिया। लड़ाई कई दिनों तक चली, बाद में गोलियां वोलियां खत्म हो गई थी इन लोगों के पास। सिख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह घासी सिंह, ये जो इनका ग्रुप था, तो सबको पकड़ लिया गया। बाद में उनको फांसी भी दे दिया गया, चुट्टूपैली वैली में ही एक पेड़ से टांग दिया गया था, समझे। लेकिन ये है कहाँ? तो रामगढ़ में है। ठीक है, दैट वाज द स्टोरी, मैंने बता दिया, याद रखना बस। अब शेख भिखारी का नाम आएगा, टिकैत उमराव सिंह का नाम आएगा, तो भाई चुट्टूपैली वैली याद रखना या ललकी घाटी याद रखना। अब चलिए 48 नंबर को देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच। बोला कि इसमें से बताओ गलत कौन है, गलत जोड़े की पहचान करें। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में, दिस इज राइट, ये सही है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, याद रखना। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची में है, ये पता है आपको। ठीक है, ये एक्चुअल जगन्नाथ मंदिर नहीं है, वो वाला पूरी वाला मत समझ लेना। ठीक है, अब तपोवन की बात है। तपोवन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेमेल जोड़ा तो यही है, गलत जोड़ा यही है। तो तपोवन मंदिर कहाँ है? ये भी है देवघर में। कहाँ है? देवघर में। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का मंदिर, और यहाँ पे गुफा भी देखने को मिलेगा। भगवान शिव का मंदिर और गुफा देखने को मिलता है। तो तपोवन कहाँ है? देवघर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तपोवन। ये जो है बेमेल रॉन्ग है मैच के। आगे देखते हैं। द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कंस्टिट्यूट इन द ब्लैंक्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। अभी आपसे पूछा गया, क्या ध्यान देना। इसके पहले प्रश्न पूछा था भाई कि झारखंड में कल्टीवेबल एरिया कितना है? 22.5 से 23%, 38 लाख हेक्टेयर। कितना परसेंट एरिया हम कल्टीवेबल कैश क्रॉप के लिए यूज करते हैं? 5%। अभी पूछ लिया कि फॉरेस्ट एरिया कितना है। टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, फॉरेस्ट एरिया है 29.62। यहाँ पे 6 हुआ ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। लगभग 29.62 इज द एग्जैक्ट। तो यही फॉरेस्ट एरिया कवर रखा है झारखंड। आउट ऑफ 100 में लगभग 30% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है। इसीलिए जंगल झाड़ के हिसाब से, जंगल और झाड़ के हिसाब से झारखंड को झारखंड, झाड़ियों का खंड, झाड़ियों का टुकड़ा, जंगल का टुकड़ा कहा जाता है। झारखंड है फॉरेस्ट है। अब आपसे पूछा है कि झारखंड में किस प्रकार के जंगल आपको देखने को मिलते हैं? ये लिखना, लिख लो किसी को, ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे झारखंड के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। 50 क्वेश्चन थे ना, चलो पहले इसको डिस्कस करता हूँ, फिर बात करते हैं। झारखंड है फॉरेस्ट टाइप। कितने टाइप के जंगल पाए जाते हैं? टाइप ट्रॉपिकल मॉस डिसीडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, या ऑल ऑफ दिस। भाई सभी प्रकार के। ये तीनों जो लिखा हुआ ना, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। ठीक है, ये तीनों प्रकार के जंगल झारखंड में आपको देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मॉस डिसीडियस, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, और लास्ट क्या है? ब्रॉडेड हिल फॉरेस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे आपका झारखंड का सारा क्वेश्चंस कवर हुआ, 50 क्वेश्चन। क्या लगा? मॉडरेट लेवल था ना? इजी से थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे इसको, मॉडरेट एवरेज लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आपको बहुत ही ज़्यादा वो जेपीएससी टाइप के प्रिपरेशन में नहीं जाना है, सचिवालय से थोड़ा सा निम्न लेवल, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे का पोर्शन पे दिमाग रखना है। झारखंड जब स्टडी करो उसी हिसाब से करोगे। और ये 50 क्वेश्चन सारे के सारे पकड़ में आने लायक थे। एक आध दो क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो पकड़ में नहीं आने लायक था, ठीक है। आप सबसे पहले एक साइज और फील्ड वर्क की अगर तैयारी करो, सबसे पहले झारखंड को अच्छे से पकड़ो। विक्टर सीरीज में मैं 1000 क्वेश्चन वहाँ दे रहा हूँ। तो विक्टर सीरीज का कोर्स जो है, कल मैंने वीडियो दिया था, आज लगभग 10-15 बच्चों ने कोर्स ले लिया था। तो विक्टर सीरीज का क्लासेस जो है 13 या 14 से उसमें रेगुलर क्लासेस चलेंगे, और जो मुझे लगता है कि 50 या 45 दिन में उसको कवर करेंगे हम, ठीक है। और स्टैटिक जीके में भी बच्चे जुड़े हैं भाई, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स का पेपर कैसा आता है, मैथ्स का पेपर और ईजी आता है। ये हलवा है मैथ्स जो है ना, एक सही जो फील्ड वर्कर में क्या है, हलवा है। 10 प्रश्न 10 मिनट में नहीं लगने वाले हैं, हम लोग उसी रफ्तार से बनाएंगे, तेजी से बनाते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन दे, HCF ऑफ 204, 1190 एंड 1445। HCF पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हो? बहुत तरीके HCF निकालने के, जैसे निकालो, डिवाइड करके निकालो, कैसे भी निकालो। मैं जैसे निकालता हूँ वो बता रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका, कितना हो जाएगा 255। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 986, तो 11 नंबर, ठीक है। अब इसमें छोटा कौन है, 255 है, इसका फैक्टर लो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 255, 85 3 17 5 एंड 3, 85 3 240, 255 आ गया। अब 17 से देखो, अब जो फैक्टर आया इसमें देखो, 17 से तीनों डिवाइड होता है 17 से 204 कितना में होगा 17, 71, 34, 12 में से हो जाएगा। 17 को 1190 को डिवाइड करोगे, 70 टाइम्स में हो जाएगा। और 17 को 1445, 8 136 9 5 85। तो भाई 17 से सब डिवाइड हो जा रहा है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना देर लगेगा 30-40 सेकंड। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस में हो तो और कम टाइम लोगे। मैं तो बहुत सारे पेपर पढ़ाते रहता हूँ तो दिमाग में चीज़ें आते आते रहती हैं। सही उत्तर क्या है 17, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, व्हाट इज द नंबर। क्या क्वेश्चन है बताओ। बोला एक नंबर जिसका फिफ्थ पार्ट में 4 बढ़ा दिया जाए, मान लो नंबर x था, इसका फिफ्थ पार्ट में 4 बढ़ा दिया, लो बढ़ा दिया, उसको इक्वल कर दो फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, फोर्थ पार्ट x बाई 4 माइनस 10, लो x निकाल ले भाई। कुछ क्वेश्चन में था क्या, कुछ भी नहीं था। सही उत्तर क्या आ जाएगा 280 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना क्वेश्चन को। ओके चलो 53 देखते हैं। बोला कि व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,700 द ओनर लूजेस 15%। बोला कि अगर एक टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जो भी प्लॉट है, भूखंड को बेच दिया गया 18,700 रुपये में, तो 15% ऑनर को लॉस हुआ, ठीक है। बोला कि कितना प्राइस पे उसको बेचा जाए कि 15% उसको फायदा हो जाए। 15 लॉस हुआ, 15 फायदा कराना, एकदम सिंपल चलता है, ठीक है भाई। 18,700 में बेचा तो उसको 15% का लॉस हुआ, मतलब ये 85% होगा क्या, 15% का लॉस हुआ है जी, तो 85% ही तो होगा ये। तो भाई 85% इतना, तो 1% कितना हो जाएगा 18,700 बाई 85। अब पूछा है कितना में बेची कि उसको 15% का फायदा हो जाए, तो भाई 115% चाहिए मेरे को। 15% का फायदा तब होगा ना, सीपी पे ही तो प्रॉफिट लेंगे, किस पे लेंगे, सीपी पे लेंगे। अब 115% का प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 18,700 डिवाइड बाई 85 गुने 115, काट के सॉल्व करो, जो उत्तर होगा आ जाएगा, जो होगा उत्तर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। सही उत्तर इसका क्या है 25,800। इसका जो भी उत्तर होगा सॉल्व करके देख लेना, क्वेश्चन में मैंने सॉल्व नहीं किया भाई। बोला था कि इतना में बेचा, उसका 15% का लॉस हुआ, तो ये 85% हुआ। 1% कितना होगा दिस मच। अब 15% का फायदा चाहिए, तो अगर 1% इतना है तो 115% कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 115। दिस इज योर आंसर, जो भी आएगा चेक कर लेना, ठीक है। 54 देखो, बोला कि ए सम ऑफ 12,500 अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ इससे बच्चा क्वेश्चन क्या ही होगा। पूछा है कि एक सम था, ठीक है, 12,500 का, ठीक है, वो कितना बन गया 15,500 बन गया 4 साल में। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया भाई, ठीक है, 12,500 से 15,500 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। बैठाता हूँ देखो, अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ पूछ नहीं सकता है। पता है SI PRT बाई 100, लिखना नहीं है तुम लोग के लिए, बस बता रहे हैं। अब 12,500 हो गया 15,500, फायदा कितना का हुआ 3,000 का। ये रहा आपका इंटरेस्ट, सम कितना था 12,500,
प्रिंसिपल तो यही रह जाएगा, आर निकालना है, टाइम 4 साल है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉल्व कर ले भाई। ठीक है, काट कुट को देख लो, तुम्हारा आर लगभग 6% के आसपास आएगा। कुछ भी नहीं करना था, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, ईयर पता, रेट निकाला, पीआरटी बाई 100 कर दिया, उत्तर क्या 6% है। ठीक है, तो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है, 20 सेकंड 30 सेकंड, इससे अधिक लगना नहीं है। तो भाई 10 क्वेश्चन में टोटल 5 से 7 मिनट ही देना है आपको। क्वेश्चन 25 देखो, A goods train run at a speed of 72 km per hour and crosses a 250-meter long platform in 26 seconds. What is the length of the goods train? अब देखो बोल रहा है, सारे के सारे प्रश्न इजी हैं, देख लो। 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। अब देखो दिया क्या है किलोमीटर में, उत्तर है मीटर में, पहले ही चेंज करो मीटर में। 72 इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकंड का भाई साहब स्पीड है। अब अगर एक गुड्स ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और 250 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है, 26 सेकंड में क्रॉस करती है, उसका लेंथ पूछा है। मान लेते हैं लेंथ एक्स है भाई ट्रेन का, तो 250 मिनट का तो प्लेटफॉर्म हो गया, उसका खुद का लेंथ एक्स हो गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, लग रहा है 26 सेकंड। सॉल्व कर दे, कहानी साफ। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करोगे, 26 गुना 520, 250 घट जाएगा, उससे हो जाएगा 270 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे भी दिख जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। 56 देखो, एवरेज ऑफ 5 consecutive even number A B C D E 66, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन। 5 consecutive इवन नंबर का सम। ठीक है, मान लो पहला इवन नंबर हम माने एक्स, एक हो जाएगा x+2, एक हो जाएगा x+4, एक हो जाएगा x+6, एक हो जाएगा x+8। ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। बोला क्या है कि इनका एवरेज है, एवरेज 66 है। चलो ठीक है, सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, x 5x, 8 से 14 4 18 2 20 बाई 20/5 दैट इज इक्वल टू 66। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा x 330 20 10 62। पहला नंबर हो गया 62, दूसरा हो गया 64, तीसरा हो गया 66, ये हो गया 68, ये हो गया 70। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन बी एंड डी का प्रोडक्ट, बी एंड डी का प्रोडक्ट, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई। बी एंड डी का प्रोडक्ट पूछा है, 64 इंटू 70, 4480। देखो उत्तर में है क्या, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, मैथ्स वाले को टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, 35 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मेनी वुमेन वुड रिक्वायर टू डू द सेम इन 21 days। एकदम इजी प्रश्न। बोल रहा है भाई 35 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करती हैं, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। ठीक है भाई, WD कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, वुमेन इंटू डेज, पहले कितनी थी भाई, 35 थी, 12 दिन में काम कर रही थी, अभी 21 दिन में काम हो रहा है। मान लेते हैं 100 मैंने, काटो कहानी खत्म करो, 7 3 21, 7 5 35, 12 5 60, एक से डिवाइड करो 20। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 इज द करेक्ट आंसर। 10 सेकंड से भी कम लगा। ठीक है, चलो 58 देखो, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा मुझे लगता है। देयर वर 40 गर्ल्स इन ए क्लास, स्मिता हु वेट 50 kgs लीव द क्लास एंड नेवर रजनीगंधा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं थी। ठीक है, स्मिता नाम की एक लड़की थी जो 50 किलोग्राम का वजन रखती थी, वो निकल गई, और एक दूसरी लड़की का एंट्री हो गया, इसका नाम क्या है, रजनी। रजनी, अब सबका जो औसतन है वो लगभग 1/4 किलोग्राम, मतलब 250 ग्राम बढ़ गया। रजनी का वजन क्या है भाई, अगर 40 लोग का एवरेज 250 ग्राम से बढ़ जाए, मतलब 10 किलो बढ़ गया, 10 kg बढ़ गया। और स्मिता मैडम जो गई थी वो कितने केजी की थी, 50 की थी, 10 का जोड़ दो 60। रजनी कितनी की है, 60 kg की है। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सोचोगे हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन हैं, जो किस प्रोपोर्शन में है, 3 4 5 के प्रोपोर्शन में है। अगर टोटल वैल्यू जो है उसका वो लगभग कितना है, 12 रुपया है। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो बताइए कि 25 पैसे कॉइन कितना है। एक बैग में 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, टोटल का कॉस्ट क्या है, 12 रुपये हैं टोटल। किस रेशियो में, 3:4:5 की रेशियो में। तो आपसे पूछा है कि भाई बताओ 25 पैसे का कॉइन कितना है, ये पूछा है ना। सिंपली कर लेते हैं यहीं पे। क्या करते हो आप, 50 गुने 3x
25 गुने 4x और 10 गुने 5x, दिस इज इक्वल टू, ये 12 रुपया है, इसको पैसे में कन्वर्ट करो 1200, ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जा रहा है 2500, ये हो जाएगा 100 मतलब 250, और ये हो जाएगा 50, 300, 300 x इक्वल टू 1200, ठीक है, x कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 50 पैसा कॉइन हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। पूछा गया हमसे 25 पैसे कॉइन पूछा है, 50 25 10, 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। जस्ट आप जब क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा दिमाग को वहां रखो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 16 इज द करेक्ट आंसर। तो 25 पैसे कॉइन कितने हैं, 16 है। अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं, फिर मैथ से बताते हैं आप लोग को, आप लोग खुद समझ में आ रहा होगा लेवल कितना, लेवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तो लेना ही नहीं है, 5-7 मिनट में कहानी खत्म कर देनी है। बोला कि सम मेन प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 18 days बट 6 ऑफ देम बिकम एब्सेंट एंड रिमेनिंग डिड द जॉब इन 20 days। सेम क्वेश्चन, एमडी कॉन्सेप्ट, जैसे वहां डब्ल्यूडी बताया था मैंने, मैन और डेज कॉन्सेप्ट, एमडी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कुछ आदमी प्रॉमिस किए थे कि जॉब को 18 दिन में करेंगे, लेकिन 6 लोग इसमें से नहीं आए, अब काम हो गया 20 दिन में। मान लो आदमी एक्स थे, प्रॉमिस किया था 18 दिन में करने का, चलो मान लिया, 6 लोग नहीं आए, लो 6 लोग को घटा दिए, अब काम कितना दिन में खत्म हुआ, 20 दिन में। सॉल्व कर ले भाई, तो उत्तर आएगा, आ जाएगा, ये 18x हो गया, ये 20x हो गया, ये 120 हो गया, 2x इक्वल टू हो जाएगा 120, x इक्वल टू हो जाएगा 60। लो 60 सही उत्तर है, ठीक है, 60 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो मैथ्स का लेवल बहुत आसान है, बल्कि हम तो बोलेंगे जब एग्जाम स्टार्ट करो सबसे पहले मैथ्स को टैकल करो। 10 प्रश्न है, 5 मिनट लो, खत्म करो एक सेक्शन को, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना है, कि जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है। अब दिमाग घूम जाए सीजीएल वालों का, जेएसएससी वालों का, सीजीएल नहीं जेएसएससी वालों का, अब पागलपंथी का अगर भूत सवार हो जाए, क्वेश्चन का लेवल अचानक से रेज कर दे, तो आई कैन नॉट से, बट ऐसा करेंगे नहीं वो, क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम है ना, 10th 12th पे, तो दे आर गोइंग टू आस्क द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो दिस मैथ्स लेवल इज बिट इजी, वेरी इजी, कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडियन जीएस के सेक्शन को टैकल करते हैं, सामान्य ज्ञान। मैंने बोला था स्टैटिक जीके से प्रश्न जो आएंगे मैं बताऊंगा, तो बताते हैं, ठीक है, आप देखना इसको। 10 प्रश्न इसको डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा कि द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच लॉर्ड डलहौजी इंप्लीमेंटेड हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज, बोल रहा है कि मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। लॉर्ड डलहौजी किसके लिए जाने जाते हैं भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए, जिसको आप हिंदी में व्यपगमन के सिद्धांत या हड़प नीति के सिद्धांत भी बोलते हो, हड़प नीति के सिद्धांत भी बोलते हो, ये सिद्धांत ही बोलते हो। आपको पता है कि एक मेन रीजन था 1857 का रिवोल्ट कराने में, मेन रीजन था क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति बनाई गई, इसके हिसाब से ये था कि अगर कोई राजा महाराजा अपना हेयर नहीं रखा है, अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं हुआ, मेल नहीं हुआ, ठीक है, लड़की से मतलब नहीं है, लड़का पुत्र नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको ये हड़प लेंगे अंग्रेज लोग। बताओ क्या नीति थी। तो भाई ये जो पॉलिसी है ये लगभग 1840 में बनी थी, 59 में इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन पहला जब इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्वेश्चन ही पूछता है कि व्हेन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड फॉर विच स्टेट, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया, एक्चुअली बनाया कब उससे मतलब नहीं है, कब इस नीति को, ये जो हड़प नीति के सिद्धांत है इसको यूज करके पहला राज्य किसको कैप्चर किया, प्रश्न पूछा जाता है। तो 1848 में, 1848 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब पहला राज्य जिसको कैप्चर किया गया दैट वाज सतारा, ठीक है, कौन था, सतारा, याद रखना, ये बहुत बार पूछेगा, ध्यान रखना। हड़प नीति के सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगमन के सिद्धांत के हिसाब से पहली बार इसे 1848 में इंट्रोड्यूस किया गया, सतारा राज्य को कैप्चर किया गया था। सतारा नहीं, आगे देखोगे आप, सतारा, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, इन सब को ना हड़प नीति, डॉक्ट्राइन पॉलिसी, ये जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इसी के आधार पे, ठीक है, कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, याद रखना भाई। कभी कभी देता है कि इसमें से किसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से नहीं हड़पा गया था, तो वहां आपको याद रखना होगा। फिर से एक बार नाम बोलो, ध्यान में रखना, तो सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, और एक दो होंगे लेकिन ये मेन है, इससे अधिक मत जानो। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी कौन थे भाई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
अब जो लॉर्ड डलहौजी की बात आई है तो कुछ और लॉर्ड्स की, गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, हिंदी में हड़प नीति के सिद्धांत। लॉर्ड क्लाइव का नाम भी आप सुनोगे, ये किसके लिए? डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में दोहरी सरकार। ये जो था किसने लगवाया था लॉर्ड क्लाइव में? तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। एक नाम आता लॉर्ड रिपन, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रिपन को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन के जनक किनको बोला जाता है? देखो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है ना, लॉर्ड रिपन का कॉन्सेप्ट से, आइडिया से आया भाई, ठीक है। सिर्फ उसी का नहीं, महात्मा गांधी का स्वराज का भी आइडिया था, उस पर भी हम बात करेंगे। पंचायती राज से, अच्छा मार्क माई वर्ड, पंचायती राज से एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा ही लगेगा। पंचायती राज कब बना, पहले डीपीएसपी में कहाँ था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल किस पार्ट में है, कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, उससे क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न निकलेंगे। देखो इसमें भी होगा, इसमें इस क्वेश्चन आंसर में भी होगा, आगे देखेंगे हम लोग। पंचायती राज से 2 क्वेश्चन निकल के ही आएंगे। लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को बुलाता है। लॉर्ड क्लाइव हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया। अच्छा लॉर्ड वेल्सले की बात कर लेते हैं। लॉर्ड वेल्सले ये सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेल्सले, ठीक है, ओके ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेल्सले, इतना काफी है। चलो इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पॉइंट दे दिए, आगे चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 62 देखो, ओजपल्ली फेमस डांस फॉर फॉर्म ऑफ विच स्टेट। अब बोला ओजापल्ली जो है वो फेमस डांस फॉर्म है, ठीक है, किस राज्य का है? जब आप डांस फॉर्म, नृत्य की शैलियों की बात करते हो ना, तो ध्यान रखना, खासकर इंडिया में एक तो होता है क्लासिकल डांस फॉर्म, तो आप शास्त्रीय नृत्य बोलते हो, और एक होता है फोक डांस, इसका आप लोक नृत्य बोलते हो। ओजापल्ली एक फोक डांस है, फोक डांस फॉर्म है। कहाँ का है? असम का है। असम में आपको और क्या देखने को मिलेगा? बिहू मिलेगा, पिछुआ मिल जाएगा, ये सब जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार में क्या आपको देखने को मिलेगा? मैं लोक नृत्य की शैली की बात कर रहा हूँ अभी, फोक डांस की। बिहार में जाता जतिन, उड़ीसा में आपको मुनारी देखने को मिल जाएगा, हाँ महाराष्ट्र में आपको दिख जाएगा लवानी, सॉरी याद नहीं आ रहा था, महाराष्ट्र में क्या दिख जाएगा? लवानी। ये फोक डांस फॉर्म है, थोड़ा इसको याद रखेंगे आप। ओजापल्ली कहाँ का हो गया? असम का हो गया। अब देखो ठीक जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मेजर डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। बोला आंध्र प्रदेश का मेजर डांस फॉर्म, एक प्रमुख नृत्य कौन सा है इसमें से? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है किच्चुपुड़ी। अब ध्यान देना, मैंने अभी बोला ना कि डांस फॉर्म में एक लोक नृत्य हो गया, फोक डांस हो गया, वो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, रख भी नहीं पाओगे, चूंकि बहुत सारे डांस फॉर्म में, इतने सारे हमारे स्टेट में बहुत प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। लेकिन जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, जिसमें कि आपका किच्चुपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मनियट्टम हो गया, इसके अलावा आपका ओडिसी हो गया, सात्रिय हो गया, ये सब जो है क्लासिकल डांस फॉर्म को याद रखना। अच्छा असम का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसका नाम क्या है? सात्रिय, इसको भी याद रखना। अब आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म क्या है? किच्चुपुड़ी हो गया। रासलीला क्या है? ये यूपी का एक लोक नृत्य है। रासलीला क्या है? यूपी का एक लोक नृत्य। बिहू, बिहू मैंने बता दिया असम का ही एक लोक नृत्य है। अब भरतनाट्यम की बात करते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। केरला में क्या देखने को मिल जाएगा? केरला में देखने को मिल जाएगा कथकली। केरला में क्या देखने को मिल जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ कथकली। अब कथक कहाँ का डांस फॉर्म है? यूपी का। यूपी में क्या देखने को मिल जाएगा? कथक। मणिपुर में क्या देखने को मिल जाएगा? मणिपुरी। ओडिशा में क्या देखने को मिल जाएगा? ओडिसी। ये दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म, शास्त्रीय नृत्य जिसको आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ से एक बार और चलते हैं, दिमाग में मैं बोलता हूँ, ध्यान से लोड करते हैं ना। बिहार में जाता जतिन एक फोक नृत्य है, उड़ीसा में मुनारी, महाराष्ट्र में लवानी, असम में हमने देखा कि एक तो ओजापल्ली था, एक बिहू है, एक बिछुआ है, तीनों डांस फॉर्म है। असम का जो क्लासिकल डांस फॉर्म उसको बोलते हैं शास्त्रीय। आंध्र प्रदेश में किच्चुपुड़ी देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम मिल जाएगा तमिलनाडु में, रासलीला फोक डांस यूपी में, बिहू असम में, मणिपुर में मणिपुरिया, ठीक है।
यूपी में कथक, केरला में आपको कथकली देखने को मिल जाएगा, और ओडिशा में ओडिसी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे डांस फॉर्म जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली कुछ ही पूछेगा, यहाँ से आप पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, 64 देखो, द बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बोला बोडो भाषा कहाँ की है भाई, ये भी भाषा असम की है। देखो असम से कितने प्रश्न पूछ लिए, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, बोडो भाषा कहाँ की है, असम की है। बोडो पे थोड़ा पॉइंट्स लो, मैं बता रहा हूँ। देखो बोडो भाषा जो है वो बेसिकली, ये जो बोडो लैंग्वेज है ये एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, बर्मन लैंग्वेज, और तिब्बत और बर्मा बीच का इलाका में बोला था। बोडो भाषा आपको नॉर्मली कहाँ कहाँ बोला जाएगा, एक तो असम में बोला ही जाता है, इसके अलावा मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है नेपाल से इस तरफ, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप जान के हैरान हो गए कि भारत में 1650 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। मोर देन 1650 भाषाएं भारत में बोली जाती है। अब भारत में लगभग ये तो बोली ही जाती है। और अगर भाषाओं की बात करें तो हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को जगह दी गई है। भारत का संविधान का जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। मैंने आपको बोला था कि संथाली, संथाली जो है उसको ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में। झारखंड की एक भाषा जिसको ऐड किया गया 8th शेड्यूल में वो है संथाली, यानी ये ऑब्जेक्टिव में कराया है। इसलिए मतलब भारत में जब भाषाओं की बात की जाती है तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है हमारा संविधान, जो 8th शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएंगे। बोडो जो है एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है, असम में खासकर बोली जाती है। ठीक है, अब बोला मिजोरम। अब देखो बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, तमिल कहा जाता है, सबसे पुरानी भाषा तमिल। तमिलनाडु में बोला जाएगा तमिल। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम में मीजो बोला जाता है, मीजो भाषा, और इंग्लिश भी बोला जाता है। मीजो भी एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, मीजो भी एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन इज डिसाइड बाय। अब बोल रहा है कि देखो आया ना पंचायती राज से क्वेश्चन, 2 से 3 प्रश्न होंगे, अब देख लेना पूरे पेपर में। बोला है कि पंचायती इलेक्शन, होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन इज डिसाइड बाय, ये बोल रहा है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। भाई पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब पंचायत से जितने प्रश्न बनते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं, सबको मैं पॉइंट में दे रहा हूँ, 5 से 6 पॉइंट दूंगा। पंचायत से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना यहीं से आ जाएगा। आज आपका पंचायती राज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे। तो पहले इस प्रश्न को आप ढंग से देख लो। पूछा क्या है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया था भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं। अब पंचायत राज पे पॉइंट्स ले लो और इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करेंगे। देखो पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है ना, आज का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आप अगर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, इवन क्या कहते हैं, बहुत पुराने माइथोलॉजिकल अगर आप स्क्रिप्चर्स में भी जाओगे ना, तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ये एक महात्मा गांधी का आइडिया था। महात्मा गांधी का एक आइडिया था, महात्मा गांधी का एक आइडिया था ग्राम स्वराज्य का। ग्राम स्वराज मतलब हर गांव का अपना राज हो। ग्राम स्वराज कहने का मतलब, अब पंचायती राज को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया भाई, सेंटर स्टेट जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, जो भी उसको ग्रास रूट में एकदम जो निचले स्तर पर लोग हैं ना उनको उसका फायदा पहुंच पाए, आप अपनी समस्याओं को खुद टैकल कर सको। देखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो है, सेंटर में है, स्टेट में, आपको पता है। तो भाई जो भी नीति बने, जो भी लाभ देना हो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, उसके लिए पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। महात्मा गांधी का जो आइडिया था ग्राम स्वराज, वो भी यही इसी कॉन्सेप्ट से पंचायती राज को लाया गया है। ठीक है, मैंने बोल दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी मैंने बात की थी लॉर्ड रिपन की बात की थी कि लॉर्ड रिपन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर माने जाते हैं, ये भी पॉइंट एक है। देखो पहले जो था ना, पंचायती राज को संविधान में जगह मिली नहीं थी। ये कहाँ था, आर्टिकल 40 में था। ये कहाँ था, आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में आता था। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में क्या बोलते हो, राज दिशा निर्देश सिद्धांत। ठीक है,
तो उसके अंदर आता था। तो भाई अब डीपीएसपी क्या है, दिस इज नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ। डीपीएसपी में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी दिए गए हैं, वैसा नहीं है कि आप इसको किसी को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करा सकते हो। बाद में क्या किया गया कि 73rd अमेंडमेंट से, 73वें संविधानिक संशोधन से, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है, इसको पार्ट 9 शेड्यूल 11 में इसको जगह दे दी गई। भाग 9 और अनुच्छेद, ठीक है, अनुसूची 11 में इसको जगह मिली। तो पहले जो पंचायती राज की बात थी वो आर्टिकल 40 डीपीएसपी में दिया गया था, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। लेकिन बाद में, मतलब इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है मतलब कि पंचायती राज कॉन्सेप्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो लगाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लगाएगी, कोई ऐसा फोर्सफुली उसको लगवा नहीं सकता। लेकिन बाद में उसको वहां से निकाल के संविधान में प्रॉपर जगह दिया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत पार्ट 9 शेड्यूल 11 में, भाग 9 अनुसूची 11 में इसको जगह मिला। ठीक है, अब ये हो गया इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सबको करना होगा। तो ये हुआ था सबसे पहले, इसको जो लगाया गया 1959 में लगाया गया। कहां कहां पहले, तो पहला स्टेट जो लगाया गया था वो था राजस्थान, और वहां भी कौन सा जिला था, नागौर जिले में लगाया गया था। कहां, नागौर जिले में। उसके बाद दूसरा लगाया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें एक बलवंत राय मेहता कमेटी का जिक्र आपको आएगा कि किस कमेटी ने पंचायती राज के में ज़्यादा सेशंस लिए गए हैं, आइडियाज़ को दिया है। कौन से कमेटी रिस्पॉन्सिबल है पंचायती राज सिस्टम के लिए, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कब आई थी 1957 में। तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी ने क्या किया था, पंचायती राज में बहुत सारे अपने सुझाव दिए थे। दिस वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज। कहानी खत्म। पंचायती राज पहले कहाँ था, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में, राज्य देश निर्देश जो सिद्धांत था उसमें था। ठीक है, आइडिया महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज से लिया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भारत में किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। भाई पहले डीपीएसपी में था तो संविधान में एक्चुअल जगह कब मिली, 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था, उससे भाग 9 अनुसूची 11 में इसको जगह मिला। भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया। पहला राज्य जो इम्प्लीमेंट किया वो राजस्थान था, उसके नागौर जिले में हुआ था। दूसरा आंध्र प्रदेश बना, कब हुआ, 1959 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, जिसने पंचायती राज में बहुत सारे अपने सजेशन और आइडियाज दिए थे, जिसको लिया गया था। इतने में से देखो क्वेश्चंस कहीं से उठा के मार लेगा, आपको बता देना है। अभी देखेंगे हम एक दो क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा इस बोर्ड से। अगला जो भी क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं वहां से देखना 1 से 2 क्वेश्चन अभी आपको यहीं से लग जाएगा, इसी बोर्ड पे जो मैंने पॉइंट दिए उससे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया स्ट्रेच करके, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूँ। जितना पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप देखना कि लिटरली 50-60 क्वेश्चन करने के बाद आगे के 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही निकाल आते हैं। तो जो लोग भी हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हो, विक्ट्री सीरीज के क्लासेज आपको 13 या 14 से रेगुलर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज का फुल कोर्स है, खोटा का भी है। कल से आपको खोटा का वीडियो भी मिलना स्टार्ट होगा। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये सब का एक्सरसाइज फील्ड वर्कर के दोनों फुल कोर्स यहाँ मौजूद हैं। जो लोग विक्ट्री सीरीज और इंडियन स्टैटिक पोर्शन में जुड़ना चाहते हो वो जुड़ सकते हो। क्लासेस बहुत ही जल्द, आई थिंक इंडियन स्टैटिक जीके क्लासेस तो आज से मैं अपलोड कर रहा हूँ। 2 या 3 दिन से फिर इस पर रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। 45 डेज टू 50 डेज के स्पेन में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस से जुड़ जाइए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़्यादा मदद मिले। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर।